नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ओझा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पे राय का एक और नया एपिसोड लेकर। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, इवेंट्स की और कुछ कमोडिटीज की, इंडियन मार्केट की और कुछ स्टॉक्स की, जो अगले हफ्ते में आपको कुछ मुनाफा दे सकते हैं उनकी। तो हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे डिस्क्लेमर की। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र या एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ जो भी मैं आपसे कहता हूँ वो मेरी अपनी समझ है, अपनी सोच है, अपना अंडरस्टैंडिंग है और अपना नॉलेज है। उसके बेस पे मैं चाहता हूँ कि आपको बाज़ार के बारे में कुछ आउटलुक देने की कोशिश करूँ, कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँ, शायद आपके काम में आए और आप उसके चीज़ों को समझ के एक ट्रेडिंग का कोई डिसीजन ले सकें। लेकिन मेरी इस बात पे कंप्लीटली डिपेंड होकर आप अपना डिसीजन मत लीजिए। इसमें आप अपना खुद का डिसीजन मेकिंग करते समय अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग को, खुद के नॉलेज को यूज़ कीजिए। नहीं है तो आप कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए और फिर उसको अपने हिसाब से ट्रेड का डिसीजन लीजिए। क्योंकि इसमें अगर आप मेरे किसी भी ट्रेड के हिसाब से ट्रेड करते हैं, मेरे सलाह के हिसाब से, तो उसको होने वाले किसी भी नुकसान या फायदे के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आपका फायदा, होने वाला फायदा आपका है और होने वाला नुकसान भी आपका है। तो आगे बढ़ते हैं। एक और रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आगे बढ़ते हैं। मार्केट में हम लोग ने देखा पिछले बार बहुत उठापटक हुई, बहुत वोलाटिलिटी है। मार्केट जरा में ऊपर जरा में नीचे हो रहा है। और तो क्या क्या चीज़ है इस बार बहुत ज़रूरी है हम चीज़ों को समझें, क्योंकि यहाँ से मार्केट और कैसे आगे बढ़ेगा और क्यों बढ़ेगा, किस टाइप में बढ़ेगा, नीचे की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, क्यों होगा, इसको मैं अपनी तरीके से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। मैंने पिछले काफ़ी समय से, मतलब ऑलमोस्ट मैं 3-4 महीने से मेरे सारे वीडियोस में ये कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि एक बड़ा मसला जो है दुनिया में वो है बढ़ने वाली महंगाई। महंगाई जो यूएस में बढ़ रही है, जो यूरोप में बढ़ रही है और जो इंडिया में बढ़ रही है, सब जगह बढ़ रही है, जिसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ये जो इसका सीधा असर एक्चुअली इकोनॉमी में पड़ता है और इकोनॉमी में पड़ेगा जो भी असर, उसका असर मार्केट में आपको दिखाई देगा। कई बार हम लोग बोलते हैं कि मार्केट और इकोनॉमी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वो डिस्कनेक्ट है, लेकिन जब उनका कनेक्शन जुड़ता है तो उसका असर हमको दिखता है। तो डिस्कनेक्शन क्या है और कनेक्शन क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो डिस्कनेक्शन ये है कि जिस तेजी से मार्केट बढ़ा है उस तेजी से ग्रोथ नहीं हुई है। अब समझिए, जिस तेजी से पिछले 1 या 1.5 साल में मार्केट में बढ़ोतरी हुई है, असल में ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं हुई है। ये डिस्कनेक्शन है मार्केट का इंडिया के। अब यूएस और या यूएस के मार्केट को देखेंगे तो स्थिति डिफरेंट है। स्थिति वहाँ डिफरेंट इसलिए है कि वहाँ भी मार्केट बहुत तेजी से बढ़े हैं, लेकिन वहाँ जो ग्रोथ है वो काफ़ी सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल है। दूसरी बात थी कि वहाँ जो गिरावट थी वो बहुत कम थी। ग्रोथ में गिरावट बहुत कम हुई थी और ग्रोथ आई वो बहुत तेजी से आई, डिमांड काफ़ी तेजी से आई। भारत में उल्टा है। भारत में बहुत तेजी से हम लोग नीचे गिरे, लेकिन जो ग्रोथ है वो उतनी तेजी से नहीं आई। ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ दिख रही है, लेकिन मार्केट उससे कई गुना ज्यादा अपना तेजी दिखा चुका है। तो ये है डिस्कनेक्ट। अब कनेक्शन कहाँ आएगा वो मैं बताऊंगा। अब हम लोग चलते हैं यूएस में क्या हो रहा है। लास्ट वीक में जो यूएस फेडरल रिजर्व है, मतलब लाइक इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूएस में वो होता है फेडरल रिजर्व, और जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो फेडरल रिजर्व डिसाइड करती है। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया है
कि जो भी टेपरिंग का उन्होंने प्लान बनाया था, मतलब जो पैसे मार्केट में वो बॉन्ड परचेज के थ्रू डाल रहे थे, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे थे, वो अब वो धीरे-धीरे निकालने की उन्होंने पिछले बार घोषणा की थी। इस बार उन्होंने कहा कि वो उसको तेजी से करेंगे, मतलब पैसा तेजी से बाहर निकलेगा। दूसरा चीज उन्होंने डिसाइड किया कि चूंकि महंगाई काबू में नहीं आ रही है, और महंगाई काबू में नहीं आएगी तो उसका असर बाद में ज्यादा गहरा होगा, तो उसको पहले तुरंत काबू में आना जरूरी है। तो वो ब्याज दर अभी बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जो उन्होंने कहा था कि हम 2024 से बढ़ाना चालू करेंगे। तो अभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये 2023 में ही वो 3 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और तो भी पैसे लिक्विडिटी कम होगी, और टेपरिंग फास्टर होगी तो भी लिक्विडिटी कम होगी। मतलब अब लिक्विडिटी जो कम होने वाली है वो डबल पेस से कम हो जाएगी। अब अमेरिकन मार्केट में अगर लिक्विडिटी कम होगी तो उसका असर सीधा भारतीय मार्केट में पड़ने वाला है। और अगर हम लोग ये देखें कि पिछले 3 महीने में करीब करीब 90,000 करोड़ की बिकवाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कर चुके हैं। तो मतलब जो हम लोग जिसको एफ बोलते हैं, 90,000 करोड़ वो लोग अभी भी तक मार्केट से निकाल चुके हैं। तो अगर ये अभी उन लोगों ने सिर्फ परसेप्शन में निकाले थे, अब जब एक्चुअली होने वाला है और फास्टर होने वाला है, तो वो और ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं, और वो यहाँ से पैसे निकाल के यूएस लेके जा सकते हैं, क्योंकि जब यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उनको वो बेनिफिशियल है। तो एक चीज हमारे मार्केट में ये होने वाली है कि लिक्विडिटी की और कमी आएगी, और जिससे मार्केट में हमको और भी गिरावट होते हुए दिख सकती है। अब अमेरिकन मार्केट में कुछ और होगा और हमारे मार्केट में कुछ और होगा। और ये चीज अगर हम लोग देखेंगे तो भी ये है कि हम लोग ने जिस तेजी से हम लोग नीचे आए हैं ऊपर से, हमारा मार्केट ऑलमोस्ट 8 to 9% टॉप से नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ही बने हुए हैं। वो नीचे आए थोड़े से, लेकिन उन लोग ने रिकवरी भी कर ली। तो ये चीज है। अब हम लोग ये डिस्कनेक्ट, ये भी एक तरह से डिस्कनेक्ट है हमारा ग्लोबल मार्केट्स के साथ में, कि ग्लोबल मार्केट ऊपर जा रहे हैं, वहां रिकवरी है, लेकिन हम लोग अभी कंटिन्यूस नीचे आ रहे हैं, और नीचे जाने की संभावना है। ये एक डिस्कनेक्ट है। कनेक्ट ये है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, अमेरिका में बढ़ेंगे, इंग्लैंड की बैंक ने ऑलरेडी बोल दिया है कि उन लोग ने मतलब उन लोग ने बढ़ोतरी ऑलरेडी शुरू कर दी है। तो इंडियन मार्केट में भी आपको धीरे धीरे रिजर्व बैंक को हो सकता है नेक्स्ट रिजर्व बैंक पॉलिसी जो जनवरी में फरवरी में आएगी, उस समय रिजर्व बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की संभावना है। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होता है, ये दो चीज होती है कि इंडस्ट्रीज को जो पैसा मिलता है वो थोड़ा महंगा मिलता है। मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से उनके ऊपर जो इंटरेस्ट का बोझ पड़ता है वो बढ़ने लगता है, तो इसका सीधा असर उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है, और ये वापस एक चक्र शुरू हो जाता है कि वो और महंगाई को बढ़ाता है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी बढ़ेगी, आइदर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो डेफिनेटली उनके जब अगर टॉप लाइन बॉटम लाइन में फर्क आ जाएगा, तो मार्केट में हमको वहां एक करेक्शन और भी बढ़ती दिखेगी। तो अब मुझे जो दिख रही है एक करेक्शन है, मैं चार्ट पे दिखाऊंगा कि कहाँ तक हम लोग गिर सकते हैं। मैंने इसके पहले भी पिछले 2 वीक पहले भी इसको प्रेडिक्ट किया था, और वो प्रेडिक्शन अभी तक मेरे हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ जो हमको दिख रहा है कि मार्केट में और एक गिरावट आ सकती है, और अगर इसको हम लोग और देखेंगे कंफर्मेशन के लिए, तो एक डॉलर है कि डॉलर की जो प्राइस है वो डॉलर की प्राइस भी बढ़ गई है। मतलब अब हम लोग काफी दिनों तक 72, 73, 74 इस रेंज में काफी दिनों तक ट्रेड कर रहे थे। अब हम लोग ने 76 को भी पार कर लिया है, और 76 को पार किया है, ये हमारे लिए एक बुरी बात है। तो हम लोग धीरे धीरे मार्केट उस चीज़ों में देखेंगे, तो हमारा डॉलर जब बढ़ता है तो ये हमारा इंपोर्ट को काफ़ी महंगा करता है, और हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ एक इम्बैलेंस वापस क्रिएट होता है। तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे तो ये है कि
सिचुएशन अभी मार्केट के लिए उतनी अच्छी नहीं है, वोलेटिलिटी काफ़ी रहेगी और मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड बना रहेगा। शायद मैं नहीं कहूँगा कि बहुत फास्ट हो जाएगा या स्लो डाउन ट्रेंड जाएगा, या अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ डायनामिक्स जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। बीच में ही कभी ओमिक्रॉन आ जाता है, कभी उसका दवा आ जाती है, कभी तो न्यूज़ बहुत ज़्यादा है और न्यूज़ का असर होता है, और वो न्यूज़ का असर जैसे ही कम होता है तो उसका रिवर्स भी दिखता है। तो ये इसलिए जो वोलेटिलिटी है वो भी काफ़ी हमको देखने को मिलेगी। तो इसमें सजेशन ये रहेगा कि आप लोग जो भी ट्रेड कर रहे हैं उस ट्रेड को बहुत ही मतलब कम लेवल, कम वॉल्यूम में करें और कम प्रॉफिट में ही आप एग्जिट करने की कोशिश करें। छोटा छोटा प्रॉफिट लेके बाहर निकले और उस तरीके से आप अपना रोलिंग करते रहें। तो जिस वजह से आप ऐसा फंसे नहीं, एक बार ऐसा आप मत कि यहाँ से गिरेगा तो गिरेगा, यहाँ से चढ़ेगा तो चढ़ेगा। बेटर है कि आप अगर कुछ बाय करके चल रहे हैं तो आप प्रॉफिट अपना छोटा रखें। अगर आप ट्रेडर हैं, तो इन्वेस्टर हैं, तो सलाह मेरी ये रहेगी कि हर गिरने के लेवल पे आप छोटा छोटा थोड़ा 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 ऐड करते जाइए। फाइनली मार्केट को आप साल 1.5 साल बाद अच्छा ऊपर बढ़ते हुए दिखेंगे, ये मेरा अनुमान ये है, क्योंकि ग्रोथ है। ग्रोथ के साथ में महंगाई आ रही है, महंगाई पे जैसे ही कंट्रोल होगा, महंगाई का एक और वजह है कि जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब है उसके वजह से भी महंगाई है, तो उन पे जैसे ही काबू पाया जाएगा फिर ये पिकअप ले लेगा। तो लॉन्ग टर्म वालों को डरने की जरूरत नहीं है, मेरा आज भी यही मानना है। जो लॉन्ग टर्म है वो नीचे के हर लेवल पर ऐड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, छोटा छोटा बाय करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर द पीरियड 1 साल 1.5 साल बाद आपको ये वापस से यहाँ ग्रोथ आते हुए दिखेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहे हैं और चार्ट में हमको क्या दिख रहा है। तो दोस्तों चार्ट देखते हैं, चार्ट समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं चार्ट। डाउ जोन्स, जैसे कि मैंने कहा कि एक गिरावट आई थी, लेकिन गिरावट को उन लोगों ने पूरी तरह से कवर किया और पिछले 2 वीक से एक साइडवेज मार्केट में है, लेकिन अपर साइड में है। ठीक वैसे ही नैस्डैक भी अपने अप ट्रेंड के साइडवेज में है। यूके भी अपने अपर साइड, अपर जोन में बना हुआ है। डैक्स जर्मनी जो है वो भले थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन वो भी अपने एक साइडवेज जोन जो काफी समय से चलता आ रहा है। अगर हम लोग ये देखेंगे कि ये जो साइडवेज जोन है ये ऑलमोस्ट मई से जो चल रहा है उस जोन में बना हुआ है। तो मतलब ना तो ये कोई बहुत बड़ी गिरावट है, लेकिन हाँ ना अप ट्रेंड है। ये काफी दिनों से इसी रेंज में बना हुआ है। जहाँ तक हाँ हांगकांग की बात है, तो हांगकांग बहुत दिनों से अपने खुद के अपने प्रॉब्लम्स हैं वहाँ उनके, और जिस वजह से वो शॉर्ट डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। शंघाई अपने हाई के आसपास में है। तो अगर हम लोग मार्केट को देखें, मोस्टली अगर एक शंघाई हांगकांग को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली जो मार्केट है वो सारे अपने हाई के आसपास है, वहां से कोई गिरावट नहीं है। लेकिन अगर हम लोग हमारे निफ्टी को इससे कंपेयर करते हैं तो निफ्टी जो है वो एक डाउन ट्रेंड उसमें बना हुआ है, और डाउन ट्रेंड में वो ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो हाई से अभी हम लोग ऑलमोस्ट 200 पॉइंट, 2000 पॉइंट नीचे, 18,600 से लेके 18,000, 16,900 की, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग 1800 1900 पॉइंट, 1800 पॉइंट नीचे हैं। दिस इज ऑलमोस्ट 10%। तो 10% का एक जो है करेक्शन यहाँ हम लोग देख चुके हैं। अभी 10% करेक्शन के बाद में और जो पॉसिबिलिटी जो दिख रही है वो ये है कि ये और भी नीचे जा सकता है। अब ये कहाँ तक नीचे जा सकता है, तो जहां तक एक टेक्निक होती है वुल्फ वेव टेक्निक, जो मुझे ये बता रही है वुल्फ वेव टेक्निक के हिसाब से कि ये 15,900 तक आ सकता है। ये वुल्फ वेव टेक्निक भी बता रही है। और एट द सेम टाइम अगर मैं
मेजर सपोर्ट की भी बात करूं तो ये मेजर सपोर्ट अब मुझे यहीं दिख रहा है, तो मेजर सपोर्ट भी मेरा वहीं आके रुक रहा है। और तीसरी चीज जो है, जो मुझे ये बता रही कि वो यहाँ तक आ सकता है, वो है रिट्रेसमेंट। तो अगर मैं आपको रिट्रेसमेंट का दिखाऊं तो ये यहाँ से मैं अगर ये पकड़ूं, ये जो रिट्रेसमेंट है यहाँ इसी लेवल पे ये 61% का ये जो रिट्रेसमेंट है वो यहाँ मुझे होते हुए दिखती है। तो ये तीन वजह है जो कि 61% जो होता है वो काफी लॉजिकल माना जाता है। जो फिबोनाची में मेजर जो लेवल्स होते हैं वो 61 या 62% का जो एक लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ तक आके रुक सकता है। तो इस वजह से मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ये 15,900 के आसपास तक मार्केट गिर सकता है। अब इसके बाद में क्या होगा और कहाँ रुकेगा या नहीं रुकेगा ये कहना, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के हालात जो है वो ये मुझे बता रहे हैं कि यहाँ तक ये रुक सकता है। तो ये हो गया मेरा निफ्टी का, और मैं इसको डिटेल में और भी देखूंगा। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं डॉलर। देखिए डॉलर का मैंने 2 वीक पहले आपको जो बताया था, और वो लेवल मैंने आपको बताया था 7642 का। और एग्जैक्टली आप ये देखेंगे कि जो डॉलर है 7642 एग्जैक्ट उसने लाइन को टच किया है और वहां से ये रिवर्स आया है। तो यहाँ से अब ये रिवर्स आया है, लेकिन अब ये फिर से जो लेवल्स हैं वो मेरे लिए अब ऊपर साइड के लेवल अब मेरे लिए खुल जाते हैं। तो मैं इसको वापस से बाय करूंगा इसी लेवल के ऊपर 7642 के ऊपर। या डेली चार्ट पे मैं थोड़ा सा, अगर डॉलर को देखना है तो हम लोग को एटलीस्ट आर्ली चार्ट पे हम लोग देखेंगे, और आर्ली चार्ट पे हमको क्या दिख रहा है। तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि अगर आपको बाय करना है तो इसके ऊपर बाय बाय रहेगा वापस इसी चार्ट इसी लेवल के लिए। तो 76 के ऊपर हम लोग फिर बाय करेंगे जब भी निकलता है, और टारगेट वापस होगा हमारा 7642। और 7642 भी निकलता है तो हमारा आगे का टारगेट होगा 7680 का। तो ये जो दो टारगेट हैं उनके लिए आपको ट्रेड करना है ऊपर का। तो 76, एक और टारगेट जो मेरा रहेगा वो ऑलमोस्ट 7660 का रहेगा। तो इस टारगेट के लिए हमको ट्रेड करना है। तो 7642 और 7660 ये दो टारगेट रहेंगे इस वीक के लिए मेरे लिए। नीचे साइड अगर कुछ भी यहाँ रिकवरी आती है तो इसके नीचे हमको शॉर्ट करना है, और नीचे की ओर फिर हमारे टारगेट्स होंगे 7589 के नीचे, मतलब 7090 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, और 7566 और 7533 हमारे दो टारगेट्स होंगे। तो इसको हम लोग, लास्ट वीक का मेरा टारगेट तो काफ़ी फैंटास्टिक चला और एग्जैक्ट लेवल से घुमा है, आप देखेंगे। तो इसको भी हम लोग यहाँ पहला टारगेट, और यहाँ से तो ट्रेड करेंगे दूसरे टारगेट के लिए ये वाला। नीचे साइड में हमारा टारगेट होगा, शॉर्ट करेंगे हम लोग 7590 के नीचे। टारगेट होगा हमारा 7560 और 7530। ये दो टारगेट के लिए आपको शॉर्ट करना है। ठीक है, फिर चलते हैं क्रूड। क्रूड में दो चीज़ है मार्केट में। अगर अमेरिकन मार्केट में कुछ भी रिकवरी आपको दिखती है तो क्रूड में भी रिकवरी दिखेगी, और अगर वहाँ रिकवरी नहीं आती है तो मार्केट अगर कुछ हो सकता है नीचे की ओर चलना, वापस शुरू करे चलना, तो आपको भी क्रूड में भी गिरावट आते हुए दिखेगी। क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की वो ये है कि अगर कोरोना की वजह से ओमिक्रॉन या कोरोना का जो भी असर है अगर वो बढ़ता हुआ दिखता है तो मार्केट फिर अपना नीचे की ओर चलना शुरू करेगा। और इस वजह से हमको अगर मार्केट नीचे आता है तो क्रूड भी उसके साथ में नीचे आएगा। तो सिंपल है,
हम लोग 5334 के नीचे शॉर्ट करेंगे और टारगेट होगा हमारा 5224 और 5000। ये दो टारगेट के लिए हम ट्रेड करेंगे। ऊपर की ओर अगर बढ़ता है तो टारगेट हमारा होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 5600 और सेकंड टारगेट होगा हमारा 5890। सॉरी, इन दो टारगेट के लिए हम लोग बाय करेंगे। चांसेस मुझे नीचे जाने के ज़्यादा लग रहे हैं, तो नीचे की ओर हम लोग ट्रेड करेंगे 5330 के नीचे। टारगेट होगा 5200, 10 और 5008। तो ये दो टारगेट के लिए आप क्रूड में ट्रेड कीजिए। गोल्ड, गोल्ड उल्टा चलता है, मार्केट गिरना रहता है तो मार्केट गोल्ड ऊपर चलता है। तो अगर मार्केट गिरता है तो आपको यहाँ गोल्ड में आपको खरीदारी नजर आएगी। तो हमको इसके ऊपर बाय और इसके नीचे सेल। सिंपल फंडा रखना है। इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे तो 4800 48,800 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। टारगेट होगा 49,000। ये पहला टारगेट होगा हमारा। और फिर सेकंड जो टारगेट होगा हमारा 49,600 का। ये दो टारगेट के लिए फिलहाल हम लोग इस वीक के लिए ये मेरे टारगेट्स होंगे आपके लिए। नीचे की अगर वापस आता है तो 48,600 48,500 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे और 47,950 ये हमारा टारगेट होगा। तो नीचे की ओर ये टारगेट है, ऊपर की ओर वो टारगेट। पॉसिबली इस वीक में बहुत ज़्यादा अपसाइड या डाउन साइड होते हुए मुझे नहीं दिखती है। ये शायद साइड मतलब इस वीक में हमको एक साइडवेज मूवमेंट आते हुए दिखेगी और इसलिए मैं कोई बड़ी लेवल्स यहाँ नहीं दिख रहा हूँ। सिल्वर के लेवल्स ये मैंने ऑलरेडी यहाँ बना के रखे हैं। अगर बाय साइड में आता है तो 462 400 के ऊपर 450 के ऊपर आपको बाय करना है। 63,700 के टारगेट के लिए। नीचे की ओर 61,900 के नीचे शॉर्ट करेंगे। 61,275 और 60,000 ये दो टारगेट के लिए। निफ्टी में करना क्या है, निफ्टी का मैंने आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू दिया है। शॉर्ट टर्म व्यू क्या होगा? शॉर्ट टर्म व्यू में आपको 17,110 के ऊपर बाय करना है और बाय करेंगे। टारगेट होगा 70,385। इस टारगेट के लिए हम लोग बाय करेंगे। शॉर्ट कहाँ करेंगे? 16,900 के नीचे 16,950 के नीचे शॉर्ट करेंगे और 16,772 पे के टारगेट के लिए। ये होगा वीकली आपका रेंज। अगर प्राइस पहले नीचे आती है तो यहाँ हम लोग राह देखेंगे कि ये प्राइस टूटती है या यहाँ सपोर्ट लेता है। अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं तो हम लोग यहाँ फिर बाय करेंगे। सेम चीज, प्राइस अगर पहले ऊपर जाती है और अगर यहाँ आपको प्राइस मिलती है तो आप यहाँ शॉर्ट करेंगे नीचे आने के लिए। इससे ऊपर जाने के चांसेस बहुत रेयर है। तो आप जो मेरा सोच है कि 17,385 या 17,400 के आसपास आप शॉर्ट कीजिए और वहां से अब आपको एक अच्छी खासी मूव आते हुए दिखे। बैंक निफ्टी में क्योंकि ट्रेंड तो यहाँ भी निगेटिव है, लेकिन कुछ अगर रिकवरी आती है, अगर हमको दिखती है शॉर्ट कवरिंग कुछ होती है तो 35,600 सॉरी 3600 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। 36,800 और 37,500 ये दो ट्रेड टारगेट्स के लिए। नीचे की ओर जो मेरा टारगेट होंगे वो
36,600 के नीचे, 36,500 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे। टारगेट होगा 34,780 और 34,100, ये दो टारगेट के लिए हम लोग शॉर्ट करेंगे। ये बैंक निफ्टी के रेंज है वीकली। इन दोनों रेंज पे अब बीच में, अब ये छोटी रेंज मान के चल सकते हो और ये बड़ी रेंज है, तो यहाँ बीच में जहां भी आपको रिवर्सल मिलता है आप वहां भी ये दोनों जो लेवल्स है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करेंगे। तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं बढ़ता आगे का लेवल नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको वापस गिरते हुए दिखेगा। सेम चीज यहाँ सपोर्ट लेके वापस से प्राइस थोड़ी ऊपर जा सकती है। तो आप इस रेंज में आप प्रॉपर समझिए कि आपको कॉन्ट्रा कॉल लेना आपको आना चाहिए। प्राइस नीचे आती है तो आपको बाय भी करते आना चाहिए, प्राइस ऊपर जा रही तो आपको सेल करते आना चाहिए। अब अगले वीक के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 4 स्टॉक्स। ऐसे माहौल में एक्चुअली बाय करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी भी बता रहे हैं कि वो यहाँ से आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकते हैं। बहुत बड़ा प्रॉफिट शायद ना हो, लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए ही आपको काम करना है। तो उसमें मेरा पहला ट्रेड होगा आपके लिए विप्रो का। विप्रो देने की 2 वजह, आईटी में आपको यहाँ एक अच्छा सा बढ़ोतरी, आईटी सेक्टर में अच्छी बढ़ोतरी आपको यहाँ दिख सकती है, क्योंकि डॉलर अगर महंगा होता है तो इसका एडवांटेज डायरेक्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों को मिलता है, और आईटी सेक्टर में इसका ज़्यादा डायरेक्टली बेनिफिट होता है। और इसी वजह से हम लोग ने देखा कि लास्ट वीक में जब सारे सेक्टर्स डाउनवर्ड ट्रेंड में काम कर रहे थे, उस वक्त आईटी सेक्टर ही जो एक था जिसने हमको यहाँ एक बढ़ोतरी दिखाई है। तो हमको क्या करना है, 670 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, टारगेट होगा 740 का। तो एक अच्छी खासी बढ़ोतरी यहाँ फिर भी मुझे दिख रही है। एक 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा, तो 650 का स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग यहाँ ट्रेड करेंगे, और टारगेट होगा 740 का। नेक्स्ट जो स्टॉक है मेरा आपके लिए वो है कजारिया सिरामिक। यहाँ एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हमको दिख रही है। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी इसमें एक ट्रेड लिया हुआ है 2 दिन पहले, पर मुझे अभी भी ये यहाँ से एक और बाय का कैंडिडेट दिख रहा है, इसलिए मैं आपके लिए वापस यहाँ लेकर आया हूँ। 1240, 1240 पे हम लोग बाय करेंगे, और टारगेट होगा 1356, मतलब करीब करीब यहाँ 110 पॉइंट का एक अपमूव हमको मिल सकता है, और स्टॉप लॉस होगा मेरा 1160। तो ये जो स्टॉप लॉस होगा 1058, सॉरी 105 नहीं है, स्टॉप लॉस होगा 1160। तो इसको मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करता हूँ, स्टॉप लॉस होगा मेरा 1160। ओके, तो ये होगा ट्रेड कजारिया में। फिर गोकुल रिफॉइल्स, इसने एक अच्छा अपमूव हमको यहाँ दिया हुआ है, और अगर हम लोग ये देखते हैं तो हमारा यहाँ बाय बनता है 43 पे, टारगेट होगा 53, और उसके बाद सीधा 86, स्टॉप लॉस मेरा होगा 35। तो यहाँ भी एक आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ये एक्चुअली काफ़ी गिरते हुए मार्केट में भी ये अप ट्रेंड इसमें बना हुआ है, तो ये यहाँ खरीदी करके चल सकते हैं। अपने जो ट्रेड है उसकी पोजीशन आप थोड़ी ढीली छोटी रखिए, ताकि अगर ये उल्टा चलता है कोई भी ट्रेड, क्योंकि मार्केट का मूड निगेटिव है, तो अच्छे निगेटिव मूड में अच्छे ट्रेड भी निगेटिव दे सकते हैं, तो ट्रेड आपकी ट्रेड की साइड छोटी रखिए। और लास्ट का जो है आपके लिए वो है मेरा एस्टेक। एस्टेक इंडस्ट्रीज, सॉरी ये एस्टेक नहीं है, सॉरी मैं गलत स्टॉक ले आया हूँ। एस्टेक, एस्टेक लाइफ साइंसेस, सॉरी। ये जो ट्रेड है ये मुझे आपको देना है, ये वाला ट्रेड। तो इसमें आ, हमारी एंट्री होगी एस्टेक में 1490। ओके, एंट्री होगी हमारी 1490 को ऊपर,
और स्टॉप लॉस होगा 1348 का, और टारगेट होंगे 1767। ये ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है और अभी भी अपने लेवल के हिसाब से चल रहा है। तो मेरा पहला टारगेट होगा 1767 और सेकंड टारगेट होगा मेरा 2104। और ये दो टारगेट के लिए हमको ट्रेड करना है। तो ये जो चार स्टॉक्स हैं इसमें आप इन्वेस्ट करके कमाई कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोलूँगा जी, ये बाय अबाव 1349, 1488 और 1767, ये मेरे दो टारगेट है। 2100 ये भी एक टारगेट है। अब मेरा एक्चुअली ये पहले दिया हुआ था, अब हम लोग एक लेवल ऑलरेडी ऊपर चढ़ चुके हैं, पहला टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया है। अब हम लोग यहाँ से ऊपर है, तो अभी मेरा स्टॉप लॉस भी है, स्टॉप लॉस अभी बढ़ के आ जाएगा अभी 1348 का। तो जो हमारा पहले वाला बाय था वहाँ हम लोग अब आ गए, वो हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, और एंट्री अभी होगी हमारी अभी 1490। तो एक लेवल ऑलरेडी हम लोग यहाँ चढ़ चुके हैं, नेक्स्ट लेवल के लिए हम लोग यहाँ वापस ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे ट्रेड इस वीक के लिए। तो दोस्तों ये था इस वीक का आउटलुक, और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी एक जानकारी आपके लिए जुटाई है, और ये जानकारी आपको काफ़ी यूज़फुल लगी होगी, और आप ट्रेड लेने में आपको ये हेल्प करेगी। फिर कहना चाहता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ। अपना डिसीजन लेते समय आप खुद उस मतलब अपनी सोच समझ से लीजिए, या फिर आप एडवाइज़र जो रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं, जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उनसे बात कीजिए, फिर ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेशन पसंद आई, तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।